हेलो, माय नेम इज़ प्रभव एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो हमने नया सब्जेक्ट शुरू किया था जो कि था एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। और हमने जो बेसिक बातें होती हैं कॉस्टिंग एस्टिमेशन के बारे में कि एस्टिमेशन होता क्या है, हमें ज़रूरत क्या पड़ती है एस्टिमेशन की, तो ये सारी बातें हमने कर ली थी। अब ये जो हमारा हमने शुरुआत कर दी थी हमारे टाइप्स ऑफ एस्टिमेट की भी, तो हमने उससे प्रिलिमिनरी एस्टिमेट देख लिया था। सेकंड जो हम बात करेंगे वो करेंगे डिटेल्ड एस्टिमेट के बारे में, और फिर मैं आपको एक बार क्विक रिकैप करा दूंगा। ठीक है, तो इसके पहले जो हमने बात की थी वो हमने क्या की थी, हमारी प्रिलिमिनरी एस्टिमेट के बारे में, तो जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें थी वो हमने देख ली थी। सेकंड अब हम बात करेंगे डिटेल्ड एस्टिमेट के बारे में। ठीक है, तो जो हम बात करेंगे वो करेंगे डिटेल्ड एस्टिमेट के बारे में। तो क्या होता है डिटेल्ड एस्टिमेट, किस तरीके से हम बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमको उसके अंदर इंक्लूड करना होता है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। डिटेल्ड एस्टिमेट, ठीक है। तो जब हमको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाता है और हमको रफ कॉस्ट पे जो है, हमने जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है उसमें हमने जब रफ कॉस्ट निकाला होगा और उस पर जब हमको अप्रूवल दे मिल जाता है, तो उसके बाद हम बनाते हैं डिटेल एस्टिमेट। तो ये कब बनेगा, आफ्टर गेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। आफ्टर गेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑन रफ कॉस्ट एस्टिमेट, अप्रूवल on rough cost estimate, detailed estimate are prepared. Detailed estimate are prepared. ठीक है, तो फिर हम क्या बनाते हैं, डिटेल्ड एस्टिमेट बनाते हैं। तो क्या होता है आपका, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ वर्किंग आउट क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क एंड देन डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी वेरियस क्वांटिटीज होती हैं उनके ऊपर हम काम करते हैं और पता लगाते हैं कि हमें क्या क्वांटिटी कितनी मात्रा में आवश्यकता है। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ it consists of working out quantities, consist of working out quantities of various item of work of various item of work and then determine the cost of each item and then determine the कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं तो पहले तो हम पता लगाते हैं कि क्या क्वांटिटी हमें कितनी जरूरत है, और उसके बाद उसकी कॉस्ट के बारे में भी हम पता लगाते हैं। ठीक है, तो डिटेल एस्टिमेट में हमारी सारी चीजें क्या रहती हैं, इंक्लूड रहती हैं। इसमें एक हमको टेक्निकल सैंक्शन भी देना होता है। ठीक है, टेक्निकल सैंक्शन का मतलब कि आपका जो डिजाइन, जो भी आपका जो प्लान है या जो भी आप बनाना चाह रहे हो वो अप्रूव हो चुका है, तो उसे हम बोलते हैं टेक्निकल सैंक्शन। ठीक है, तो टेक्निकल सैंक्शन इज गिवन ऑन डिटेल्ड एस्टिमेट। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने मान लीजिए प्लान बनाया है ना, कि आपको कोई चीज बनानी है, तो पहले आपने उसका रफ एस्टिमेट किया, अप्रूवल लिया, फिर आप अपना डिटेल्ड एस्टिमेट जब सबमिट करोगे, और जब वो डिटेल्ड एस्टिमेट आपकी जिसका भी आप काम कर रहे हो उसे सही लगेगा, तो वो आपको क्या देगा, टेक्निकल सैंक्शन, यानी सैंक्शन कर देगा, उसको ओके कर देगा। तो वो किसके बात करेगा, जब आप उसको डिटेल्ड एस्टिमेट दोगे तभी वो आपके काम को ओके करेगा कि हाँ आप आगे बढ़ सकते हो जो भी आपका प्रपोज प्लान है उसको लेकर। ठीक है, तो टेक्निकल सैंक्शन का मतलब यही होता है कि आपका जो ओके है, मतलब आगे आप जा सकते हो, आपका जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से अब आगे आप बढ़ सकते हो। जो आपका रफ एस्टिमेट है उसमें आपको अप्रूवल मिलेगा कि आप आगे डिटेल्ड एस्टिमेट बनाइए, और जब आपने डिटेल्ड एस्टिमेट बनाया तो अगर वो सब सही बैठा तो उसके बाद आपको मिल जाता है टेक्निकल सैंक्शन। ठीक है, काफी लंबी प्रोसेस होती है, अपन को लगता है काफी आसान है, पर ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है इन सब चीजों की। ठीक, तो अब डिटेल्ड एस्टिमेट में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो डिटेल्ड एस्टिमेट कंसिस्ट ऑफ, जो आपका डिटेल एस्टिमेट होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। डिटेल एस्टिमेट
कंसिस्ट ऑफ, तो क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहला तो उसमें होते हैं रिपोर्ट्स। सबसे पहली चीज जो होती है उसमें होती है रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट का क्या मतलब होता है? रिपोर्ट आपने पहले भी देखा होगा, जब मैं आपको प्रिलिमिनरी एस्टिमेट बता रहा था तब भी मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था रिपोर्ट, है ना? तो रिपोर्ट आप यहाँ भी बनाते हो। ठीक है, तो पहली चीज जो आप यहाँ बनाओगे वो क्या बनाओगे? रिपोर्ट। ठीक है, कि क्या क्या आपको बनाना है, कैसे बनाना है। तो पहला आपका रहेगा रिपोर्ट। रिपोर्ट बनाने के बाद मैंने आपको बताया था स्पेसिफिकेशन, तो वो दूसरा आपको क्या देना पड़ता है? स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको मैंने अलग से बताया था स्पेसिफिकेशन क्या होता है, तो वो आपके डिटेल्ड एस्टिमेशन के अंदर ही आता है स्पेसिफिकेशन। फिर तीसरी चीज जो आप प्रोवाइड करते हो वो डिटेल्ड ड्राइंग शोइंग प्लान्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन की और इंडेक्स प्लान। तो जो भी आपकी डिटेल्ड ड्राइंग होती है उसका भी आपको जरूरत पड़ती है इसमें, डिटेल्ड ड्राइंग। और चौथा आपका होता है कि जो भी डिजाइन डेटा है और आपका जो भी कैलकुलेशन है कि आपने कितना क्वांटिटी ऑफ वर्क कर रहे हो, तो आप किस तरीके से आपने कैलकुलेशंस वगैरह की हैं, कैसे क्वांटिटी वगैरह निकाली है, तो ये सब भी आपको दिखाना पड़ता है। तो डिजाइन डाटा एंड कैलकुलेशन, तो ये सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड होती हैं किसमें? डिटेल्ड एस्टिमेट में, डिजाइन डेटा एंड कैलकुलेशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका रेट्स, है ना? ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो रेट्स आपके जो लगे हुए हैं, रेट्स अडॉप्टेड, कितना कितना किस चीज में पैसा लग रहा है वो भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। आखिरी में तो आप ये बताओगे किस चीज में कितना पैसा लग रहा है, तो आपके जो रेट्स एस्टिमेट्स होंगे वो सब भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला तो आपको रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, स्पेसिफिकेशन, डिटेल ड्राइंग, डिजाइन डाटा और रेट्स अडॉप्टेड इन द एस्टिमेशन। जब ये सारी चीजें आप सबमिट करोगे तब मैं बोलूंगा कि आपका जो एस्टिमेट है वो डिटेल्ड है। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होगे कि एस्टिमेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन क्या होता है। एस्टिमेशन में हम देख रहे थे कि आप पैसा बताओगे, स्पेसिफिकेशन बताओगे और ड्राइंग बताओगे, तो उसको आप बोल दोगे एस्टिमेशन। पर डिटेल कब बोलोगे? स्पेसिफिकेशन, रिपोर्ट, डिटेल ड्राइंग, डिजाइन डाटा, रेट, सब चीजें बताओगे। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? कैटेगराइज कर सकते हैं। तो एक चीज आपको इसमें याद रखना है कि जो आपका डिटेल एस्टिमेट होता है ना, सबसे ज्यादा रिलायबल होता है, सबसे ज्यादा आप इस पर भरोसा कर सकते हो, सबसे ज्यादा एक्यूरेट कॉस्ट आपको यहीं पे मिलेगी। तो ये क्या होता है? मोस्ट रिलायबल। डिटेल्ड एस्टिमेट इज मोस्ट रिलायबल। सबसे ज्यादा भरोसेमंद आदमी कौन है? आपका डिटेल्ड एस्टिमेट ही है। तो डिटेल्ड एस्टिमेट इज मोस्ट रिलायबल। ठीक है, क्या है ये? बहुत ज्यादा रिलायबल है। ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक, उसके बाद आप जब डिटेल्ड एस्टिमेट बनाते हो तो आप डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट और कैलकुलेशन बताते हो कि जो भी आपने मेजरमेंट किए हैं तो उनके डिटेल्स के बारे में बताते हो। फिर आपका एक एब्स्ट्रैक्ट होता है इसमें, है ना? तो दो चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं? जो डिटेल्ड एस्टिमेट होता है ये सारी चीजें तो कवर करते ही करते हो, लेकिन जब आप उसको बनाते हो तो आप एक पूरा बॉक्स बनाते हो ऐसे। ठीक है, उसमें आपका यहाँ पे SNO होता है। ठीक है, यहाँ पे आइटम होता है जो आप यूज कर रहे हो, उसके नंबर होते हैं, फिर उसकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, डेप्थ होती है, क्वांटिटी होती है, और कुछ आपको अगर नोट्स है तो वो भी होता है। तो इस तरीके से आप पूरा एक एस्टिमेशन टेबल चला बना के देते हो। और फिर एक चीज आप बना के देते हो एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक आप ऐसे टेबल बनाओगे, उसमें आप यहाँ पे आइटम नंबर लिखोगे। ठीक है, आइटम नंबर क्या है आपका, फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, फिर इसमें भी आपका क्वांटिटी होता है, यूनिट होता है, रेट होता है, अमाउंट होता है। तो इस तरीके से आप पूरी टेबल बनाते हो जब आप क्या बनाते हो? डिटेल्ड एस्टिमेट। तो ये सब हमसे नहीं पूछा जाएगा, ये सब मैं आपको एक जनरल बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो एस्टिमेट को। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में आपको ये एस्टिमेट बनाना होता है और बहुत ज्यादा आपको जो क्वांटिटीज है उसमें काम करना पड़ता है और एक्चुअल कॉस्ट को निकालकर आपको यहाँ पे पुट करना पड़ता है। तो काफी टाइम लगता है डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने में, काफी टाइम लगता है। और जब आप डिटेल्ड एस्टिमेट के बेसिस पे ही क्या करते हो, फिर बिड वगैरह भी करते हो आप। चलिए, उसके बाद आता है आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो एस्टिमेट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है रिवाइज्ड एस्टिमेट। रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो रिवाइज्ड एस्टिमेट का क्या मतलब है? रिवाइज्ड एस्टिमेट का मतलब ये है कि जो आपने एस्टिमेट किया ना वो फेल हो गया। आपने मान के चला था कि आपका घर 50 लाख में बन जाएगा और आपके घर को बनाने में, मतलब आपने मान के चला था कि घर आप टोटल 50 लाख का बनाओगे। ठीक है, इनिशियल में जब आप एक्सकवेशन करोगे तो आपको मान के चलिए 5 लाख लगेगा, और एक्सकवेशन करते टाइम पे ही आपको कितना लग गया? 6 लाख लग गया। तो यहीं पे आपका जो एस्टिमेशन है वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। आपको रिवाइज करना पड़ेगा अपना एस्टिमेशन। आपने जो कॉस्टिंग ली है वो गलत ले ली है। तो जब आपका जो कॉस्ट है ना वो ज्यादा हो जाता है, जितना आपने सोचा था उससे ज्यादा जब कॉस्ट हो जाता है, तब हमको क्या बनाना पड़ता है? रिवाइज्ड एस्टिमेट बन जाता है। कब बनाते हैं हम? जो आपका सैंक्शन एस्टिमेट है ना, जब जितना आपने सैंक्शन करवाया था, मान लीजिए आप 500 करोड़ की आप रोड बना रहे हो, तो गवर्नमेंट ने आपको 500 करोड़ दिए थे, पर आपका खर्चा कितना हो रहा है? 505। अब आपका 505 करोड़ रुपए खर्चा होने लगा है। 505 या 502.5,
ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़ेगा जब आपका खर्चा ज्यादा होने लगा हो जो आपका एस्टिमेशन था उससे। ठीक, तो व्हेन द सैंक्शन एस्टिमेट एक्सीड्स बाय 5%, व्हेन द सैंक्शन एस्टिमेट एक्सीड्स बाय 5%, आइदर ड्यू टू, क्या दो वजह हो सकती हैं, या तो आपके रेट बढ़ गए होंगे, है ना, या तो आपके क्या हो गया होगा, रेट बढ़ गया होगा, या आपने मटेरियल ज्यादा यूज कर लिया होगा। दो चीजें हो सकती हैं, या आपने क्वांटिटी एस्टिमेशन सही नहीं किया होगा, कितनी क्वांटिटी की आपको रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए चाहिए थे आपको 10, आपने ले रखे थे 5 ही। ठीक है, आपको 25,000 ब्रिक्स की जरूरत थी, आपने 20,000 ले रखे थे, कुछ आपने मिस कर दिया हो, एक तो रीजन ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आपने लगाया था कि एक ईटा आपको 5 रुपए का मिलेगा, आज वो ईटे की कीमत 10 रुपए हो गई है। तो दो वजहों से आपका जो एस्टिमेट है वो बढ़ सकता है। तो जब भी आपका सैंक्शन एस्टिमेट जो है वो 5% से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, रिवाइज एस्टिमेट बनाना पड़ता है। क्यों, आइदर ड्यू टू रेट बीइंग फाउंड इनसफिशिएंट और ड्यू टू सम अदर रीजंस। ठीक है, या तो आपका क्या होगा, आइदर ड्यू टू इंक्रीज इन रेट ऑफ मटेरियल्स और रॉन्ग कैलकुलेशंस ऑफ मटेरियल। ठीक है, द एस्टिमेट प्रिपेयर्ड is called revised estimate, is called revised estimate। ठीक है, तो आपने जो एस्टिमेट प्रिपेयर किया होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट बोलते हैं। ठीक, एक आपको साथ ही साथ क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ता है, सीएस शीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज प्रोवाइडेड, अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ता है लास्ट पेज ऑफ द एस्टिमेट के, ऑन लास्ट पेज ऑफ एस्टिमेट गिविंग रीजन ऑफ इंक्रीज ऑफ कॉस्ट, किस वजह से आपका जो पैसा है वो बढ़ गया है, ये आपको रीजन बताना पड़ता है। जब आप रिवाइज एस्टिमेट बनाते हो तो आपको लास्ट पेज में एक सीएस देना पड़ता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट देना पड़ता है कि किस वजह से आपका रीजन आपको देना पड़ता है किस वजह से आपका जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है रिवाइज एस्टिमेट। ठीक है, मेनली मटेरियल वगैरह डेविएशन हो जाता है जब आपका, उसी के लिए होता है। ठीक है, जब आपका क्या हो जाता है, मटेरियल में डेविएशन आ जाता है, कुछ मटेरियल डेविएशन हो जाता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेयर करना होता है। ये कहीं पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब आपका मटेरियल डेविएशन होता है तो कौन सा एस्टिमेट आप बनाते हो। ठीक, ये आपका हो गया रिवाइज एस्टिमेट। फिर एक होता है आपका एनुअल रिपेयर एस्टिमेट। ठीक है, एनुअल रिपेयर एस्टिमेट, एनुअल रिपेयर एस्टिमेट। तो अगर एनुअल रिपेयर एस्टिमेट की बात करें तो आपकी जो बिल्डिंग है या जो रोड है उनको परफेक्ट कंडीशन में रखना है तो कुछ ना कुछ उसका रिपेयरिंग करनी पड़ेगी आपको। अगर आप अपने घर की बात करो तो 5 से 10 साल, 2 से 3 साल बाद ही आपकी जो बिल्डिंग है वो खराब होने लगती है, तो उसको अपनी सही पोजीशन पर रखने के लिए, सही उसको रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिपेयरिंग करनी पड़ती है ना। तो उसके लिए भी हमको एस्टिमेट बनाकर रखना पड़ता है, खैर अपन नहीं बनाते हैं पर हमको उसके लिए भी बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू कीप building and roads in perfect condition, annual repair should be carried out। एनुअल रिपेयर हमको उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको एनुअली रिपेयर करना पड़ता है ताकि वो अपनी सही शेप, साइज और पोजीशन पर बने रहें। एनुअल रिपेयर शुड बी कैरिड आउट।
ठीक है, एनुअल रिपेयर शुड बी कैरिड आउट। तो इन केस ऑफ बिल्डिंग, व्हाइट वॉशिंग, ऑयलिंग और पेंटिंग ऑफ डोर्स, है ना, बिल्डिंग वगैरह है तो आपको क्या करना पड़ता है, व्हाइट वॉशिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, और सीमेंट प्लास्टर वगैरह उधड़ रहा है तो उसको सही कराना पड़ता है ना। और अगर आपकी रोड होती है तो आपको पैचेस वगैरह फिल कराने पड़ते हैं। ठीक, तो इन सब चीजों के लिए आप कितना अमाउंट रखते हो, 0.5 to 2% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट। मतलब ये हुआ कि अगर आप 10 लाख की बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, तो उसका 2% कितना हो जाएगा, 10 लाख का 2% होगा 20,000। तो 20,000 आपको रिपेयरिंग के लिए निकाल के रखना होगा हर साल आपको क्या निकालना पड़ेगा, पर ईयर है ना, एनुअल है ना, तो पर ईयर। ठीक है, तो 2 साल, हर साल आपको 20,000 उसकी रिपेयरिंग के लिए रखना है। ठीक है, तो 0.5 से लेके 0.5 कितना हो जाएगा इसका, 5,000। तो 5,000 से लेके 20,000 तक आपको रखना पड़ेगा उसकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, मेंटेनेंस के लिए नहीं, सिर्फ रिपेयरिंग के लिए। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, मेंटेनेंस ही बोल सकते हो खैर आप इसको। ठीक है, चलिए अब एक और होता है हमारा स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट। ये तो आपका एनुअल रिपेयर हो गया, एक होता है हमारा स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट। स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट। तो अगर स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट की बात करें हम, तो आपका जो वर्क है, इफ द वर्क कैन नॉट बी कैरिड आउट, अगर आपका जो कुछ काम ऐसा हो गया कि जो बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है और आपका 5-10 हजार रुपए में वो काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हमको स्पेशल रिपेयर एस्टीमेट बनाना पड़ता है। इफ द वर्क कैन नॉट बी कैरिड आउट, कैन नॉट बी carried out of the annual repair funds, of the annual repair funds due to certain reason, due to certain reason, the special repair estimate is prepared। जब आपका जो आपने एनुअल रिपेयर फंड रखा होगा उसमें जब आपका काम पूरा नहीं हो पा रहा है तो आपको स्पेशल रिपेयर बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपने अगला जो होता है हमारा, एक होता है हमारा सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। ठीक है, एक क्या होता है हमारा सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या होता है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। देखिए आप अपना घर बनवा रहे थे, ठीक है, और घर का कॉस्ट आ रहा था 50 लाख, या चलिए 20 लाख का आप घर बनवा रहे थे। ठीक है, उस घर में आपने टेरेस गार्डन नहीं रखा हुआ था, फिर आखिरी में आपको लगा कि मेरे को टेरेस गार्डन भी बनवाना है, और एस्टीमेट वगैरह सब बन गया था, आपको बाद में लगा कि नहीं अब मैं एक टेरेस गार्डन भी बनवा लूंगा साथ में। तो बाद में आपको अलग से टेरेस गार्डन के लिए क्या देना पड़ेगा, एस्टीमेट देना पड़ेगा, उसे हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। या मान के चलिए पहले आप घर बनवा रहे थे, सिर्फ आप पहले घर बना रहे थे, फिर आपको लगा कि यार बाजू वाली जो जमीन है वो भी मेरी ही है, वहां पे मैं क्या बनवा लेता हूँ, गराज बनवा लेता हूँ। तो वो गराज के लिए वो आपको क्या देना पड़ेगा, अलग से एक एस्टीमेट बनाना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। जब आप कोई नया काम कराना चाह रहे हो जो आपके पहले एस्टीमेट में इंक्लूडेड नहीं था, तो उस नए काम के लिए आपको एक अलग से एस्टीमेट प्रिपेयर करना पड़ता है, और उसी नए एस्टीमेट को जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं हम, उसी को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। अब ऐसा नहीं होगा कि आप एक बिल्डिंग बनवा रहे थे बाजू में आप दूसरी बिल्डिंग बनवाने लगे, तो उसके लिए तो अपना अलग एस्टीमेट बनेगा। अगर कोई मिलता जुलता काम आप करवा रहे हो, जो आपका अभी काम चल रहा है उसी से कुछ रिलेटेड छोटा काम है, कि पहले आप 4 बाथरूम बनवा रहे थे, आप 5वां बनवा रहे हो, तो 5वें लिए हमने अलग से एस्टीमेट बनवा दिया। ठीक है, पहले आप 2 कमरे बनवा रहे थे, छत में आप एक कमरा और एक्स्ट्रा बनवा रहे हो, तो उसके लिए हमने अलग से एस्टीमेट बना लिया। तो मतलब कुछ एडिशनल काम आप करवाना चाह रहे हो जो आपका काम चल रहा है उसी से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि पहले आप एक बंगला बनवा रहे थे, आप बोल रहे हो एक और बनवा देता हूँ, उसी में सप्लीमेंट्री एस्टीमेट दे दूंगा, तब आपको नए बंगले के लिए नया एस्टीमेट बनाना पड़ेगा। ठीक, समझ में आया होगा आपको।
ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तरीके का फ्रेश एस्टीमेट होता है, डिटेल में ही होता है ये भी। दिस इज a fresh detailed estimate, fresh detailed estimate in addition to the original sanctioned estimate, in addition to original sanctioned estimate, original sanction estimate के साथ में ही होता है ये, in addition to original sanction estimate when additional work are deemed necessary during the progress of work, when additional work is deemed या when additional work is required ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, मतलब कुछ वो काम जो आप कर रहे हो उसके साथ साथ आप कुछ एक एडिशनल काम भी और साथ में करवाना है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बनवाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने आपको काफी डिटेल में समझा दिया। ठीक, तो ये हमारे सारे टाइप्स ऑफ एस्टीमेट होते हैं। और एक और होता है आपका, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका सप्लीमेंट्री और रिवाइज्ड दोनों मिला के होता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री के साथ हम क्या कर देते हैं, रिवाइज भी कर देते हैं, तो सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट भी होता है एक, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट। तो ये सारे आपके जितने भी टाइप्स ऑफ एस्टीमेट होते हैं वो यहाँ पे हो जाते हैं खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो बेसिक बातें थी एस्टीमेट के रिलेटेड, क्या टाइप्स होते हैं, क्या चीजें होती है, ये खत्म हो गई। अब जो हमारे सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे हो जो एग्जाम में आते हैं, जैसे कुछ हमारी टेक्निकल टेबल्स होती हैं या कुछ चीजें जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है, और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर आपको कंप्लीट एस्टीमेट बनाना है तो उसमें क्या क्या चीजें आपकी होनी चाहिए, मतलब एक कंप्लीट एस्टीमेट के अंदर क्या क्या चीजें आपकी आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं कंप्लीट एस्टीमेट के बारे में, कंप्लीट एस्टीमेट, तो इस कंप्लीट एस्टीमेट में सबसे पहले तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ लैंड। ठीक है, अगर मैं पूरा एस्टीमेट आपको बताऊं तो जो सबसे पहली चीज आपकी आएगी, अगर आप घर बनवाने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या खरीदोगे, सबसे पहले आप जमीन खरीदोगे, तो कॉस्ट ऑफ लैंड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लैंड। ठीक है, सेकंड होता है आपका कंटिंजेंसीज। अब ये कंटिंजेंसीज क्या होता है, कंटिंजेंसीज वो चीजें होती हैं जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कंटिंजेंसीज वो चीजें होती हैं जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए आप घर बनवा रहे थे, ठीक है, घर बनवाते बनवाते क्या हुआ कि कोई लेबर गिर गया और उसका हाथ टूट गया, अब आपको उसका इलाज करवाना है तो उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो ये आपको पहले तो 100% नहीं ना कि लेबर का हाथ टूटेगा ही टूटेगा। आप घर बनवा रहे थे, किसी दीवार पे क्रैक आ गया तो वो दीवार आपको गिरा के फिर से बनवानी पड़ी, तो ये आप तो शुरुआत में तो आपको नहीं पता था कि ये दीवार गिर जाएगी। तो कंटिंजेंसीज वो चीजें होती हैं जो आप पहले से अनुमान नहीं लगा सकते कि बाद में हो पाएंगी, पर ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो होती ही हैं पर हमको पता नहीं होती वो कौन सी चीजें हैं, तो उसके लिए हम अलग से कुछ पैसा निकाल के रख देते हैं कि कुछ कोई ना कोई तो चीज होगी। अब वो कौन सी होगी ये तो हमें नहीं पता, चाहे हाथ टूट जाए, चाहे दीवार गिर जाए, चाहे स्लैब गिर जाए, चाहे वाइब्रेटर खराब हो जाए, चाहे मिक्सिंग मशीन खराब हो जाए, ठीक है, चाहे शटरिंग खराब हो जाए, शटरिंग टूट जाए, या सरिया में जंग लग जाए, सीमेंट के जो बैग हैं वो सेट हो जाए, सीमेंट हमारे उसमें पानी पड़ जाए तो सीमेंट सेट हो जाए, है ना, जो हमारे बैग्स हैं सीमेंट के। ठीक है, रेत में मिट्टी बहुत सारी निकल आए तो वो तो अपन खैर बदल भी सकते हैं। और मतलब ऐसी चीजें जो आप पहले से नहीं बता सकते कि ऐसा कुछ हो जाएगा, पर ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है। ठीक, कुछ बैग आपके सीमेंट के खराब होते ही होते हैं, तो वो आपको पहले से पता होना चाहिए कि वो कंटिंजेंसीज में आप रखोगे कि यार अगर मान लो खराब हो जाते हैं तो मेरे पास कुछ एडिशनल पैसा होना चाहिए जिससे मैं वो नए बैग्स खरीद पाऊँ। कोई लेबर है अगर उसको चोट लग जाती है तो मेरे पास पैसा होना चाहिए ताकि मैं उसका इलाज करा पाऊँ। ठीक है, अगर मेरे पास दीवार मेरी खराब हो जाती है कोई, तो मैं उसको तोड़वा के फिर से बना पाऊँ, तो इसलिए पहले से कुछ पैसे निकाल कर रखता हूँ, उसी को हम बोलते हैं कंटिंजेंसीज। ठीक, कुछ आपको लीगल भी करना पड़ता है, लीगल चीजें भी होती हैं, है ना, लीगल एक्सपेंसेस होते हैं आपके, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो आप या रजिस्ट्री वगैरह पास कराते हो, है ना, पट्टा वट्टा भी अपन, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, तो आपके लीगल एक्सपेंसेस भी होते हैं कुछ।
ठीक है। और कुछ आपका फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो सबसे बड़ा है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहले सबसे बड़ा यही होता था, आजकल तो ये दोनों 50-50% हो गए, 50% ये हो गया, 50% ये हो गया। और कई जगह तो ऐसा भी हो गया है कि घर बनाना सस्ता है और ज़मीनें महंगी है। कई जगह तो ऐसा भी हो गया कि 80% आपका कॉस्ट ऑफ लैंड होता है और 20% सिर्फ कंस्ट्रक्शन होता है। तो डिपेंड करता है, वेरी करता है जगह जगहों पे, है ना, कहीं ज़मीन सस्ती है, कहीं ज़मीन महंगी है, तो अपन इसको ऐसा एक फिक्स नहीं बता सकते, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ चीज़ें, कॉस्ट ऑफ लैंड है जो आपका, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी। क्या आप सिर्फ ज़मीन खरीद लेते हो जाके? हाँ, सीधे जाके आप ज़मीन तो नहीं खरीदते, ठीक है। चलिए घर छोटा सा बना रहे हैं तो हम शायद जाके सीधे ज़मीन भी खरीद लेंगे, लेकिन आप रोड वगैरह बना रहे हो, कोई बड़ा काम कर रहे हो, तो पहले तो आपका जो लैंड का कॉस्ट है वो तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैंड, ये तो आपको लगेगा ही लगेगा। फिर सेकंड आपको लगता है कॉस्ट ऑफ सर्वे, सर्वे वगैरह भी कराओगे ना, कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, टोपोलॉजी क्या है, ये सब चीज़ें भी आप पता करोगे, तो कॉस्ट ऑफ सर्वे, ठीक है। फिर आपको क्या करना चाहिए, कॉस्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डीड्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डीड्स। तो कॉस्ट ऑफ आपका वेरिफिकेशन कि आपका सही है कि नहीं है ना, ये वेरिफिकेशन वगैरह करना पड़ता है अपन को कि अपना जो अपन जमीन खरीद रहे हैं वो उसका खसरा है कि नहीं है, ठीक है, और सही आदमी है कि नहीं है, कहीं सरकार की जमीन तो नहीं बेच रहा है, तो ये सब चीजें भी हमको करना पड़ता है, तो उसके लिए भी कुछ पैसा लगता है। तो कॉस्ट ऑफ वेरिफिकेशन, कॉस्ट ऑफ वेरिफिकेशन। और अगर आपने दलाल के थ्रू लिया तो उसको कुछ ब्रोकरेज देना पड़ता है ना, आजकल दलाल ही चलती है, तो ब्रोकरेज देना पड़ता है हमको, ठीक। तो ये सारा आपका कॉस्ट ऑफ लैंड हो जाता है। कंटेंजेंसी हम 3 से 5% टोटल कॉस्ट का लेके चलते हैं, 3 से 5%। और लीगल एक्सपेंसेस बिटवीन किसके बीच में होता है, ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, बिटवीन ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। और उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लग जाता है, पहला तो आपका लेबर चार्जेस, ठीक है, दूसरा आपका मटेरियल चार्जेस, और तीसरा आपका कंसल्टिंग फीस होती है जो इंजीनियर आप लेते हो, जिससे आप नक्शा वगैरह बनवाते हो, है ना। तो कंसल्टिंग ऑफ एक अपना स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है जो बताता है कि क्या कैसे करना है, तो वो भी लेगा, है ना। तो कुछ पैसा वो भी लेता है कि कितना, कहाँ पे कितनी सरिया डालना है, सब कौन बताता है आपको, इंजीनियर बताते हैं, तो फ्री में तो थोड़ी ना बता देगा, प्लान बनाने का आपको उससे पैसा लेगा। तो ये सब आपका टोटल कॉस्ट आ जाता है एस्टिमेट का, ठीक है, ये आपका टोटल कॉस्ट आ जाता है एस्टिमेट का, ठीक। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब इसमें एक चीज आप और देख सकते हो कि जो आपका एस्टिमेट होता है ना, उसमें कौन कौन लाभन को लगता है, ठीक है, कौन कौन हमको लगता है। तो अगर हम एस्टिमेट बना रहे हैं तो एस्टिमेट में हमको मेनली लगते हैं क्या, लेबर, है। तो लेबर भी हमारे कैसे होते हैं ये देखते हैं, बाकी कैरेज और मटेरियल भी लगता है। अगर आप एस्टिमेट बना रहे हो तो पहला तो आपको लगेगा लेबर, ठीक है। दूसरा आपको जो मेन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, कैरेज कैसे लेके आओगे सामान वगैरह, कैरियर जो है आपका कैरेज, और तीसरा आपका मटेरियल। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है पर सबसे ज़्यादा चीज़ें यही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको लेबर की बात करूँ तो लेबर आपके कितने होते हैं, एक तो आपका होता है स्किल्ड लेबर, ठीक है, एक होता है स्किल्ड लेबर, और एक आपका होता है अनस्किल्ड लेबर। अगर स्किल्ड लेबर की बात करूं तो स्किल्ड लेबर में कौन कौन आ जाता है आपके, कारपेंटर, ठीक है, आपका ब्लैक स्मिथ, मेसन आ जाता है, आपका पेंटर आ जाता है, ठीक है। और अगर इन स्किल की बात करूं तो आपके कूलीज जो बाहर उठाते हैं, इधर उधर रखते हैं, है ना, ढुआई करते हैं जो, और दूसरे होते हैं हमारे बिस्टीज। तो ये सारे आपके आ जाते हैं लेबर के अंदर, ठीक है, जनरल सा टॉपिक था, ठीक है। तो ये हमारी बात हो जाती है, टोटल जो भी एस्टिमेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने यहाँ पे आप कवर कर ली। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की जो टेक्निकल चीजें होती हैं, कौन सी चीज जब हम एस्टिमेट बनाते हैं तो कैसे क्या क्या चीज का कितना परसेंट लेते हैं, वो सब चीजें बात करेंगे, एरियाज के वगैरह में बात करेंगे, यूनिट्स के वगैरह में बात करेंगे। तो मेनली चलिए अभी अगर इंपॉर्टेंस की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये लेक्चर, पर आपका एक बेस बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, पर अगर आपको बेस बनाना है अपना तो उसके लिए ये लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक। काफी सारी चीजें हमने यहाँ पे आज देखी। आज हमने जो शुरू किया वो हमने चैप्टर 1 था हमारा इंट्रोडक्शन, उसके बारे में हम बात कर रहे थे, और साथ ही साथ हमने टाइप्स ऑफ एस्टिमेट भी देखे, ठीक है। तो क्या क्या चीजें इसमें हमने देखी वो हम डिस्कस करते हैं, और क्या क्या चीजें आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है वो चीजें भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि जो एस्टिमेशन होता है वो होता है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रोबेबल कॉस्ट। तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रोबेबल कॉस्ट, सिर्फ इतना याद रखना, अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो साथ में या बनाते हो
तो जो चीज़ें मैं हाईलाइट करता हूँ सिर्फ उतनी चीज़ें आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिखा करो। अगर यहाँ पे आप हेडिंग डाल रहे हो, ठीक है, अगर आप जैसे एस्टिमेशन लिख रहे हो ऐसे, ठीक है, तो एस्टिमेशन लिखने के बाद आपको जो एक दो शब्द में आप समझा पाओ, प्रोबेबल कॉस्ट, बस इतना आप लिख लो, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क, बस इतना आपका आएगा एस्टिमेशन का डेफिनेशन। बस इससे अगर इतनी बात से आपको ना ये जितनी चीज़ें आपने पढ़ी सब आपको रिकॉल हो जानी चाहिए। ठीक है, एक अपन अलग से सेशन लाएंगे इसके लिए कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं और रिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम अलग से देखेंगे एक सेक्शन। तो प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क। ठीक है, क्या होता है ये प्रोसेस होता है आपका कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज, जितनी भी क्वांटिटी लगने वाली है और जो भी कॉस्ट होने वाला है उस काम को करने के लिए, उसका हम पता लगाते हैं एस्टिमेशन में। फिर हमारी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आपको ड्राइंग लगता है ना, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन लगता है, और आपको जो रेट्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। बस ये तीन चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। ठीक, उसके बाद हमने बात की थी नीड क्या जरूरत, तो हमको पता चलती है फिजिबिलिटी कि जो हम सोच रहे हैं वो हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, हमने सही पे अंदाजा लगाया है कि नहीं लगाया। 50 लाख की चीज़ को हम कहीं 5 लाख तो समझ के नहीं बैठे हैं, या बहुत ज़्यादा हमने सस्ता तो नहीं आंक लिया या महंगा तो नहीं आंक लिया, तो हमको फिजिबिलिटी पता चल जाती है कि इस कार्य को हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हमको एस्टिमेट बनाने के बाद ही पता चलता है कि उस पर्टिकुलर काम को हम कंप्लीट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। फिर एस्टिमेट जो है हमें टाइम के बारे में बता देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम के बारे में बता देता है। ठीक है, एस्टिमेट जो होता है, अगर टेंडर और कोटेशन की हमको जरूर मंगाना है, टेंडर या कोटेशन भेजना है, तो उसके लिए भी हमको एस्टिमेशन, टेंडर और कोटेशन आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो अलग से हमारा वैल्यूएशन में पूरा टेंडर और कोटेशन ही चलेगा, तो वहाँ पे अपन और चीज़ समझेंगे। फिर कितना खर्च होने वाला है ये भी हमको पता चल जाता है, और साथ ही साथ आपके पास पैसा पर्याप्त है कि नहीं है ये भी हमें पता चल जाता है। फिर मैंने आपको ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज क्वांटिटी सर्वे। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप बता लोगे क्वांटिटी सर्वे क्या होता है, कि जो भी अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं उनकी क्वांटिटीज को, जो अलग अलग चीजें हैं उनकी क्वांटिटी के एस्टिमेशन को ही हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी सर्वे बोलते हैं। आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि क्वांटिटी सर्वे क्या होता है। फिर साथ में आपको स्पेसिफिकेशन क्या होता है, तो स्पेसिफिकेशन में जितनी चीजें आपको समझ में आ रही सब इंक्लूड कर लो आप, जैसे कि नेचर ऑफ वर्क, ठीक है, क्लास ऑफ वर्क, मटेरियल टू बी चूज, मतलब सब चीजें यार जितनी आप सोच सकते हो सब, कुछ भी ऐसा छूटेगा नहीं यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में। क्वालिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, प्रोपोर्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वर्कमैनशिप, डिस्क्रिप्शन और एग्जीक्यूशन, इक्विपमेंट्स, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर साइट प्लान क्या होता है। फिर आपके टाइप्स ऑफ एस्टिमेट हमने देखे, तो सबसे ज्यादा आपका प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट को हम क्या बोलते हैं, रफ एस्टिमेट भी बोलते हैं, और दूसरा हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट भी बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें पूछ ली जाती है एग्जाम में कि किसको रफ बोलते हैं, किसको आप अप्रोक्सीमेट बोलते हो। तो प्रिलिमिनरी को ही बोलते हैं, या इसको हम रफ बोल देते हैं, अप्रोक्सीमेट बोल देते हैं, या प्रिलिमिनरी बोल देते हैं। ठीक है, ये तीन चीज आपको पहले तो याद रखनी है। उसके बाद इट इज प्रिपेयर्ड टू डिसाइड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और पॉलिसी वगैरह पता कराने के लिए, प्रपोजल देने के लिए हम इसको बनाते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कैन बी डन विद डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑलरेडी, जो भी चीज हम पहले से बना चुके हैं उसकी मदद से हम क्या करते हैं, ये हमारा जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है उसका पता लगाते हैं। ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड या कंप्लीटेड रिसेंट कंस्ट्रक्शन इन द एरिया, उसी एरिया में। ऐसा नहीं कि आप बना रहे हो आप कहाँ पे, भोपाल में, या बना रहे हो आप इंदौर में, और आप पता कहाँ का लेकर के आ गए हो, न्यूयॉर्क का, है ना, वहां का आप पता लगा के लेके आओगे रेट, या आप भोपाल में बना रहे हो और आप दिल्ली के रेट चला रहे हो, नहीं, उसी पर्टिकुलर एरिया पे जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से हम करते हैं। ठीक है, तो इसके फिर फर्दर क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फर्दर क्लासिफिकेशन काफी पूछा जाता है, और इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना, तो इसके हम न्यूमेरिकल भी देख लेंगे एक आध, मेनली जो आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, आपको प्लिंथ एरिया दे देगा, या आपको एरिया, आपको ऐसे ऐसे देखो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ पे ना आपको ऐसे एक एरिया बना देगा। ठीक है, उस एरिया में ना ऐसे लिख देगा यहाँ पे क्या है, कोर्ट यार्ड है। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट यार्ड है, ये वाला एरिया टोटल आपका कितना है, 20 है, और ये आपका 10 है। ठीक है, और इतना 5 में आपका कोर्ट यार्ड है, तो ये कितना हो जाएगा एरिया, इतना एरिया बस हम लेंगे, कोर्ट यार्ड को कंसीडर नहीं करते जब हम प्लिंथ एरिया निकालते हैं। तो 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 क्या हो जाएगा आपका, 15 इंटू 10 क्या हो जाएगा आपका 150। ठीक है, ये आपका एरिया हो गया 150 मीटर स्क्वायर, मीटर में है ना, 150 मीटर स्क्वायर, और दे देगा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है, 100 रुपए है। तो क्या करोगे आप, 150 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3, तो 15,000, या आप बोल दो 1000 है, तो क्या हो जाएगा आपका 1.5 लाख। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया आपका सेशन का, 1.5 लाख। ठीक है, इतने का 1 मीटर का इतना रेट लग रहा है, तो टोटल का कितना लगेगा ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। ठीक, तो सबसे पहले आपका प्लिंथ एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे इसके इंपॉर्टेंट है, चाहे आप प्लिंथ एरिया की बात करो,
ठीक, दूसरा आपसे क्यूबिकल कंटेंट, तो आपको हाइट भी दे देगा, हाइट दे देगा, लेंथ भी दे देगा, वेट दे देगा, और बोल देगा कि क्यूबिकल कंटेंट 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट है मान लीजिए 10,000, ठीक है, और आपको लेंथ दे देगा कि 10 है, विड्थ आपको दे देगा, और आपको हाइट दे देगा। आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्यूबिकल कंटेंट मिल जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो आपको क्यूबिकल कंटेंट मिल जाएगा। जो भी आपका क्यूबिकल कंटेंट आया, मान लिया 10 10 10 है तो 1000 आ गया, 1000 इंटू आपके कर दोगे 1000, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? ये आपका आ जाएगा 6 जीरो, यानी कि 10 लाख। ठीक, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया होगा, काफ़ी इजी चीज़ें हैं, एक बार में ही समझ में आ जाती हैं। वैसे तो सबसे आसान सब्जेक्ट है अगर आप देखोगे तो एस्टिमेशन, क्योंकि ज़्यादा इसमें रटने का नहीं है, समझने की बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब दोनों चीज़ों से मिला के बन जाता है। ठीक है, तो ये आपकी हाइट होती है, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर देते हो हाइट। फिर यूनिट बेस आपको कोई और किसके हिसाब से चलता है? यूनिट्स के हिसाब से, कि एक बेड का कॉस्ट इतना है तो 100 का आपको कितने बेड का चाहिए, तो उस हिसाब से आपका कॉस्ट यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो यूनिट वे में आपका जो रहता है, एक का आपको कॉस्ट पता होना चाहिए, जैसे आपका कंस्ट्रक्शन डिटरमाइन में मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ यूनिट विद यूनिट रेट ऑफ ईच आइटम। एक आइटम का हमको यूनिट रेट पता है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ यूनिट से, तो हमको टोटल मिल जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि एक बेड का बनाने का खर्चा 1 लाख है, तो 100 बेड को बनाने का खर्चा 1 करोड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप, ये आपका जो हॉस्पिटल होता है उसके लिए बेड होता है, और जो आपका स्कूल वगैरह होते हैं उसके लिए स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, फिर डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अटैच करने पड़ते हैं प्रीलिमिनरी के, तो ये भी आप एक बार बस नजर मार लेना, इतना ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर डिटेल्ड एस्टीमेट में जो पूछा जाता है कि यही पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा रिलायबल एस्टीमेट कौन सा होता है, तो डिटेल्ड एस्टीमेट सबसे ज़्यादा रिलायबल एस्टीमेट होता है। और क्या क्या होता है डिटेल्ड एस्टीमेट में, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन ही सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बाकी आप सारे याद रखो कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं। फिर अगर मैं बात करूं, हाँ देखिए, अगर मैं स्टार बताऊं आपको कि इंपॉर्टेंसी के हिसाब से ना, कितना कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला पार्ट आपका थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो आपका इंपॉर्टेंट है थोड़ा, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊंगा तो ये आपका प्लिंथ एरिया वाला है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपका रिवाइड एस्टीमेट भी कई बार पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आपका जब सैंक्शन एस्टीमेट कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाए, ये पॉइंट बस 5% जब इंक्रीज हो जाए, तो आपको क्या बनाना पड़ता है? रिवाइज एस्टीमेट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आइदर ड्यू टू इंक्रीज इन रेट ऑफ मटेरियल और रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसकी वजह से आपका, या तो आपका जो मटेरियल है उसमें क्या आ जाता है? डेविएशन आ जाता है, तो उसकी वजह से आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई किसके बारे में? रिवाइज एस्टीमेट, जब आपका एक्सपेंडिचर जो है वो 5% से ज़्यादा क्या हो जाए? बढ़ जाए, जो आपका टोटल कॉस्ट था उससे। ठीक, फिर एनुअल रिपेयर में आप कितना रखते हो? 2.5 से 2%। ठीक है, ये बात बस आपको याद रखनी है एनुअल रिपेयर में। फिर इसके बाद स्पेशल रिपेयर, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री तब क्या बनाते हो? जब एडिशनल आपको देना पड़ता है। ठीक है, फ्रेश डिटेल एडिशन इन एडिशन टू ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल के एडिशन में जब आप एक और एस्टीमेट प्रोवाइड करते हो तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड। ठीक है, तो ये भी आपका दोनों मिला के ही रहता है। बाकी ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा कंटेंजेंसी इंपॉर्टेंट, इसको हम अलग से डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, कंटेंजेंसीज क्या होता है। ठीक है, बाकी कॉस्ट ऑफ लैंड और ये सब चीज़ें आपकी लगती हैं साथ में। ठीक है, तो ये आपके एस्टिमेट की पूरी बात हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का देखेंगे। बाकी ये सब चीज़ें भी आप चाहो तो याद रख सकते हो, खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब चीज़ें। ठीक, इसके आगे काम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो भी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर तो इस लेक्चर लेते हैं। थैंक यू। ठीक है, एक कोड लिखता हूँ आपके लिए।
ठीक है, जब तक आप कोई काम कंप्लीट नहीं कर लेते हो तब तक वो इम्पॉसिबल ही लगता है। किसने कहा था ये? नेल्सन मंडेला। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। ठीक है, इसलिए कीप ट्राइंग।